प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी पूर्व रूप संधि के सूत्र एवं नियम को सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले पूर्व रूप संधि के सूत्र को सीखेंगे। आइए फिर इसके बाद हम सभी इसके नियम को सीखेंगे तथा इसके उदाहरण को साथ साथ में सीखते हैं। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदांता दत्ते। क्या है? एंगः, यहाँ पर ड नहीं है मित्रों, ये अंग है। तो अंग में जब विसर्ग लग गया है तो यहाँ पर जब अंग में विसर्ग लग जाता है तो इसे एंगः पढ़ेंगे, एंगः। और ये पदांता दत्ते, पदांतात धन अच लिखा गया है, यानी कि अच के इस अ को, कि जब एंग प्रत्याहार के आगे, तो यहाँ पर लिखा है पदांतात। पदांतात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, यहाँ पर जस्त संधि के अनुसार ये पदांतात द हो गया है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि एंग प्रत्याहार के वर्णों के आगे जब यहाँ पर ये पदांतात मतलब है कि इसका अर्थ है कि पदांतात यानी कि पद से परे, यानी कि किसी पद में और पद में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो, यानी उसका अंत ए और ओ से हो, और फिर इसके बाद इसके आगे यहाँ पर अत जो लिखा है इसका तात्पर्य यह है कि ह्रस्व अ से, कि जब ह्रस्व अ आता है तो यह अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि नियम में बताया गया है कि जब पद के अंत में ए या ओ आए, कोई पद हो और पद के अंत में ए या ओ आए और फिर उस ए या ओ के आगे ह्रस्व अ आए, तो वह अ अपने पूर्व आए स्वर यानी ए और ओ का ही रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार अ का लोप हो जाता है। और इस अ के स्थान पर यानी उसके स्थान पर यानी अ के स्थान पर खंडाकार चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी ये जो खंडाकार चिन्ह है, तो खंडाकार चिन्ह ऐसे होता है, ये अंग्रेजी के एस की तरह होता है, अंग्रेजी के एस की तरह होता है, ये खंडाकार चिन्ह लगा दिया जाता है। तो कहने का भाव ये है मित्रों यहाँ पर कि जब पदांत ए या ओ के आगे, यहाँ पर जो लिखा है कि पद के अंत में, यानी पदांत ए या ओ के आगे, जब पदांत ए या ओ के आगे, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जब पदांत ए या ओ के आगे कोई भी ह्रस्व अ आता है तो यह अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब ये पदांत और अपदांत क्या है? तो पदांत कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द, आप साधारण शब्दों में इसको समझिए कि पदांत वह शब्द होता है जिसके धातु रूप या शब्द रूप चलाए जाते हैं, और अपदांत वह होता है, ये अपदांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके धातु रूप और शब्द रूप नहीं चलाए जाते हैं। तो अभी हम इसको आगे सीखते हैं कि पदांत और अपदांत क्या है, इसका प्रयोग कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं किया गया है। तो पहले यहाँ पर जो पदांत की बात आ रही है कि जब पद के अंत में, यानी कोई भी शब्द होगा और उस शब्द का रूप धातु रूप चलेगा या शब्द रूप में चलेगा, और उस शब्द के अंत में ए या ओ आएगा, और उस ए या ओ के आगे जब ह्रस्व अ आता है तो वह अ अपने पूर्व आए हुए स्वर यानी ए और ओ का ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर, यानी इस अ के स्थान पर, यहाँ पर इस अ के स्थान पर ये खंडाकार चिन्ह लगा दिया जाता है। तो
जैसे यहाँ पर दीर्घे धन अस्मिन है, तो पहले आप संक्षिप्त सिद्धांत में सीख लेते हैं इसका नियम। ठीक वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है कि पदांत ए के आगे जब यहाँ पर कोई ह्रस्व अ आता है तो इस अ का अवग्रह हो जाता है, यानी कि इस अ के स्थान पर ये अवग्रह का निशान बना दिया जाता है, जो अंग्रेजी में एस की तरह होता है। और बाकी ए का कुछ भी नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वह उसी तरह से रख दिया जाता है। खाली ए का भी ए के स्थान पर उस अवग्रह को बना दिया जाता है, यानी खंडाकार इस चिन्ह को बना दिया जाता है, बस। और जब ओ आता है, यानी पदांत ओ आता है और ओ के आगे कोई ह्रस्व स्वर आता है, यानी अ ही ह्रस्व में सिर्फ अ ही आएगा, तो जब यह अ आता है ओ के बाद जब यह अ आ जाता है तो यहाँ पर ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही लिखा जाता है जैसे यहाँ पर लिखा है, बस सेम इसी तरह से। और इस अ को खंडाकार चिन्ह के रूप में लिख दिया जाता है, यानी अवग्रह के रूप में लिख दिया जाता है। इस खंडाकार चिन्ह को अवग्रह भी बोलते हैं। तो आप चाहे खंडाकार चिन्ह कहिए और चाहे अवग्रह कहिए। अवग्रह ऐसे लिखते हैं, ये अवग्रह, इसी खंडाकार चिन्ह को ही बोलते हैं, यह भी अवग्रह। तो जैसे यहाँ पर देखिए दीर्घे धन अस्मिन लिखा गया है, तो दीर्घे में यहाँ पर ए की मात्रा दिखाई दे रही है, और जब यहाँ पर ए स्वर मिल जाता है और फिर इसके बाद यहाँ पर अ आता है तो यही अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है और ए में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर दीर्घे कहने पर हमको घे में ए मिल रहा है, तो यहाँ पूर्व पद के अंतिम अक्षर दीर्घ के इस घे के ए से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर यानी अस्मिन के इस अ से मेल होने पर सूत्रानुसार यहाँ पर इस अ को अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त करा दिया गया, यानी कि यह ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो गया, यानी अवग्रह को प्राप्त हो गया, यह अवग्रह में बदल गया। इस तरह से कह सकते हैं यह खंडाकार चिन्ह में बदल गया। तो अब इसका कैसे लिखा जाएगा संधि पद? तो यहाँ पर ये दीर्घे का दीर्घे ही हो जाएगा, ऐसे दीर्घे हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अ के स्थान पे ये अवग्रह लिख दिया जाएगा या खंडाकार ये चिन्ह लिख दिया जाएगा, बाकी अस्मिन को वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे हो गया स्मिन, ऐसे। तो इस तरह से हमारा यह जब ये ए और ओ का ही रूप धारण कर लेता है, यह अ अपने पूर्व रूप यानी अवग्रह को प्राप्त हो जाता है, तो इसका उच्चारण करेंगे दीर्घेस्मिन। कैसे बोलेंगे? दीर्घेस्मिन। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पुस्तकेस्मिन, तो पुस्तके धन अस्मिन है, तो यहाँ पुस्तक के इस के ए से और यहाँ पर अस्मिन के इस अ से मेल होने पर जब ए के बाद यहाँ पर ह्रस्व अ आता है तो इस अ का अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाना है, यानी कि यह अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है और ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ए को वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे और इस अ को खंडाकार चिन्ह के रूप में बदल देंगे। तो इस तरह से लिख देंगे। अब जब हम संधि करते हैं तो क्योंकि ये हमारा पद है और इसका रूप चलता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो यहाँ पर इस पुस्तके का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसी तरह से लिख देंगे पुस्तके और फिर यहाँ पर ये अवग्रह यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, फिर यहाँ पर स्मिन हो गया, यानी कि इस पुस्तके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, खाली ये अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जा रहा है बस, यानी कि इसमें कुछ भी तो नहीं करना है। खाली यहाँ पर के का तो के ही रह गया, खाली अस्मिन के स्थान पर यही हम खंडाकार चिन्ह बना देते हैं, बाकी जितने शब्द हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं।
तो जैसे यहाँ पर देखिए बालको धन अवदत है, तो यहाँ पर बालकों में ओ स्वर आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पर अ हमको मिल गया ह्रस्व अ। अब यहाँ पर ओ का तो कुछ भी नहीं होगा, यानी ओ को वैसे ही लिखा जाएगा और यह अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर खंडाकार चिन्ह बना देंगे। तो इस तरह से हमारा यह शब्द हो जाएगा, संधि युक्त शब्द हो जाएगा बालको वदत, वदत, बालको वदत, यानी कि बालको यहाँ पर अवदत भी कह सकते हैं और बालको वदत भी बोल सकते हैं इसको। अब इसी प्रकार से यहाँ पर सो धन अपि है, तो यहाँ पर सो के इस ओ से और यहाँ पर उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर अपि के इस अ से मेल होने पर ओ के बाद जब यहाँ पर अ आता है तो अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, और अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो यानी कि ओ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर अ को खंडाकार चिन्ह बना देंगे जो कि अंग्रेजी के एस की तरह है, और बाकी यहाँ पर सो में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं निकाला गया। तो यहाँ पर सो हो गया, और फिर यहाँ से इस अवग्रह को लिख देंगे ऐसे, फिर यहाँ पर पी है तो ऐसे पी लिख देंगे। इस तरह से हमारा संधि युक्त पद बन गया सोपी। क्या बन गया? सोपी। अब यहाँ पर देखिए रामो धन अपि है, तो यहाँ पर रामो में ओ मिल रहा है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये हमारा अ आ गया। जब ओ के बाद यहाँ पर अ आता है, जब ओ के बाद यहाँ पर अ आता है तो फिर इस ओ का तो कुछ भी नहीं होता है, यानी कि ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि ओ का ही रूप धारण कर लेता है। यह अ उच्चारण करने में इस ओ का ही उच्चारण खाली ओ भर का होता है, और ये अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी खंडाकार चिन्ह बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि रामो और ये अवग्रह और यहाँ पर पी, इस तरह से लिख देंगे रामो पी। ऐसे हो गया। इसी प्रकार से हो गया है यहाँ पर कि बालके धन अस्मिन, तो यहाँ पर बालके धन अस्मिन में, तो बालके में के में ए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए धन, यहाँ पर अस्मिन के इस अ से मेल होने पर, तो अब यहाँ पर ए के आगे फिर से यहाँ पर अ आ गया, तो इस ए का तो कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही लिखा जाएगा और यह अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा खंडाकार चिन्ह। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बालके, क्योंकि बालके के ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऐसे हम लिखेंगे बालके और इस अवग्रह को यहाँ लिख देंगे और बाकी यहाँ से स्मिन लिख देंगे। तो ये हमारा संधि युक्त पद हो गया बालकेस्मिन। क्या हो गया? बालकेस्मिन। अब इसी तरह से ग्रामे धन अस्मिन, तो पूर्व पद के अंतिम अक्षर ग्रामे के इसमें के ए से, उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर इस अस्मिन के इस ह्रस्व अ से मेल होने पर, अब यहाँ पर सूत्र में कहा गया कि जब ए के बाद अ आता है तो ए का कुछ भी नहीं हो रहा है और अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमने लिखा ए का तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, यानी खंडाकार चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रामे, ग्रामे ऐसे हो गया। अब यहाँ पर अ के स्थान पर ये अवग्रह बन गया है और यहाँ से स्मिन लिख देंगे। तो इस तरह से हो गया संधि युक्त पद ग्रामे धन अस्मिन का ग्रामेस्मिन। क्या हो गया? ग्रामेस्मिन। अब इसी तरह से यहाँ पर है हमारा को धन अपि, तो यहाँ पर को में ओ है और इसके बाद यहाँ पर अपि का अ, तो दोनों के मिलाने पर यहाँ पर देखिए सूत्रानुसार ओ के बाद जब यहाँ ह्रस्व अ आता है तो ओ का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस अ का अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओ का तो
कुछ भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे को, और ये अवग्रह, और यहाँ पर हो गया पी। तो इस तरह से हो गया कोपी। कैसे इसका उच्चारण करेंगे? कोपी। अब यहाँ पर दासो धन अस्मि लिखा है, तो यहाँ पर दासो के इस सो के ओ से और यहाँ पर अस्मि के अ से मेल होने पर, अब यहाँ पर ओ के बाद अ फिर से आ गया, तो ओ का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस अ का अवग्रह में अवग्रह के रूप में, यानी इस खंडाकार चिन्ह के रूप में परिवर्तन हो जाना है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि ओ ऐसे। तो अब ये हमारा संधियुक्त पद हो गया दासोस्मि। संधियुक्त पद हो जाएगा दासोस्मि। ये स्मि यहाँ से आ गया, इस तरह से पूरा शब्द हो गया दासोस्मि। इसी प्रकार से है कि सिंहो धन अवदत्त। सिंहो धन अवदत्त में हो में यहाँ पर ओ मिल गया, फिर इसके बाद अवदत्त के इस अ से मेल होने पर सूत्रानुसार ओ धन अ जब मिलते हैं तो ओ और अवग्रह हो जाता है, यानी ओ और खंडाकार चिन्ह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ और खंडाकार चिन्ह, तो क्या रूप बनेगा? सिंहो वदत्त। ये वदत्त शब्द यहाँ से हमने लिया वदत्त, तो यहाँ से हो गया सिंहो वदत्त। तो इस तरह से सिंहो धन अवदत्त का क्या हो जाएगा? संधियुक्त पद सिंहो वदत्त। अब यहाँ पर रामे धन अस्मिन है, तो यहाँ पर में एक ही मात्रा है, तो हम ए स्वर को निकाल लेंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद अस्मिन के इस अ से मेल होने पर ए के बाद जब अ आता है, यानी ह्रस्व अ आता है, तो ए का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी खंडाकार चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अ को हम ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर रामे में से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रामे, और ये अवग्रह, फिर यहाँ पर स्मिन। इस तरह से ये हमारा रामे धन अस्मिन संधियुक्त पद होकर के रामेस्मिन हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए हरे धन अव, तो यहाँ पर हरे के रे के इस ए से, रे के इस ए से और अव के इस अ से, अव के इस अ से मेल होने पर फिर से यही हो जाएगा कि ए धन अ बराबर ए और ये खंडाकार चिन्ह। तो यहाँ पर ए लिखेंगे और ये खंडाकार चिन्ह, यानी ए का तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ए में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, खाली अ के जगह पर ये अवग्रह बना देंगे। तो हमारा संधियुक्त पद हो जाएगा हरेव। हरेव, इस तरह से हो जाएगा हरेव। अब एको धन अपि, तो यहाँ पर को में ओ की मात्रा लगी है, यानी ओ स्वर मिला है, और अपि के इस अ से, तो एको के इस को के ओ से और अपि के इस अ से मेल होने पर सूत्रानुसार ओ धन अ को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर ओ और अवग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ और अवग्रह, इस तरह से लिख देंगे। अब जब ओ में से हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो एको का एको ही लिखा यहाँ पर लिख देंगे या लिखा जाएगा। तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे एको, ऐसे लिख दिया एको, और फिर यहाँ से अवग्रह यानी ये खंडाकार चिन्ह को हम ऐसे लिख देंगे जो अंग्रेजी के एस की तरह है। फिर इसके बाद यहाँ पी है, तो यहाँ पर पी लिख देंगे और इसका उच्चारण करेंगे एको पी। कैसे करेंगे? एको पी। तो अब इसके बाद अभी आपको ये तो बहुत आसान लगा होगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, खाली यहाँ पर अ के स्थान पर पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जा रहा है यह अ, बाकी और कोई परिवर्तन कहीं पर नहीं हो रहा है। तो अब मित्रों यहाँ पर सबसे जटिल बात ये हो जाती है
कि आपको अभी इसके ठीक पहले वाली संधि में आपको ये बताया गया कि जब यहाँ पर ओ के बाद कोई स्वर आता है तो यहाँ पर ओ का अव हो जाता है और ओ का ए का आय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ए का यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ए का कोई बदलाव नहीं हो रहा है और इस अ के स्थान पर ये खंडाकार चिन्ह हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पदांत होगा, यानी कि पद के अंत में कोई ऐसा शब्द होगा जिसका शब्द रूप या धातु रूप में रूप चलेगा, तब जाकर के। और जैसे कोई शब्द हुआ और उस शब्द का धातु रूप या शब्द रूप में रूप चलेगा और फिर उसके अंत में ए या ओ आएगा। यानी जैसे अगर हम यहाँ पर बालको कह दिए तो बालकः बालको बालका रूप चलता है, तो यहाँ पर बालको अगर हो गया है तो बालकों के ओ से और यहाँ पर या तो ए आएगा या तो ओ आएगा, या तो यहाँ पर बालकों में ओ की मात्रा आएगा और या फिर अगर बालके कर दिए तो यहाँ पर ए की मात्रा आएगा। तो अगर यहाँ पर जब ए और ओ आएगा तभी ऐसा होगा। और वह शब्द कैसा होगा? ऐसा शब्द होगा या तो उसका शब्द रूप चलता रहे या तो धातु रूप चलता रहे, तभी इस अ का अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर अ आया है ए या ओ के बाद, तो ये सभी अपने पूर्व अवस्था को तभी प्राप्त होंगे जब यहाँ पर कोई पदांत ए आएगा और ये पदांत ओ आएगा। जब उसके बाद ह्रस्व अ आएगा तभी ऐसा परिवर्तन होगा। और जब अपदांत होगा, तो जब ये अपदांत होगा यानी ऐसा शब्द होगा जिनका न तो धातु रूप चलता है ना ही शब्द रूप चलता है, तब वहाँ पर ओ का अव हो जाएगा, ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा और अव का आव हो जाएगा। यहाँ पर किस संधि से? संधि अयादि तब लग जाएगी वहाँ पर, तब वहाँ पर यह सूत्र लगेगा कि एचो अयवायाव। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि विशेष में कि पदांत ए और पदांत ओ के आगे अ आने पर ही पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा। क्या है इसमें कि पदांत ए और ओ के आगे अ आने पर ही पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा। और यदि अपदांत के आगे, यदि अपदांत ए और ओ के आगे अ आएगा तो एचो अयवायावः इस सूत्र के अनुसार अयादि संधि के नियम के अनुसार ए का अय और ओ का अव ही होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि ने धन अति बराबर नयति हो जाता है, इस तरह से कि ने धन अति। अब यहाँ पर ए धन अ हुआ क्योंकि ये अपद है, यानी कि ये अपदांत है। जब ये हमारा शब्द किसी भी शब्द रूप या धातु रूप में ने नहीं आ रहा है, तो जब ये ने कि ये अपदांत हो गया, तो जब ये हमारा अपदांत हो गया तो एचो अयवायावः इस सूत्र के अनुसार यानी अयादि संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर ए का अय हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का अय हो जाएगा और यह अ इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि यह अ इसमें जुड़ जाएगा और बराबर यहाँ पर हो जाएगा अय। संधि करने पर इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर जो ए निकाल लिया था हमने, तो यहाँ पर आधा न बचा है और ये अ इसमें मिल जाएगा, तो आधा न धन ये अय धन ये ति। तो यहाँ पर आधा न और अ मिल करके न पूरा हो गया और यहाँ पर ये और ति, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा न य ति। तो यहाँ पर हो गया नयति। अब इसी प्रकार से नेति नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये अपदांत है, इसलिए इसका नयति होगा।
और अगर पदांत होता तब जाकर के यहाँ पर नेति होता, यानी कि इस अ का अवग्रह होता। ठीक उसी प्रकार से भो धन अति बराबर भवति हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भो धन अति बराबर, अब यहाँ पर ओ, भ में ओ है और यहाँ अति के इस अ से मेल होने पर सूत्रानुसार, क्योंकि यहाँ पर ये अपदांत है तो यह एचो अयवायावह सूत्र लगेगा। इसके अनुसार यहाँ पर ओ का अव हो जाता है आधा व, और ये अ इस व में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पद हो जाएगा अव। तो जब यहाँ पर ये पूरा हो गया तो यहाँ से जब हमने ओ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा भ बचा है ऐसे, और ये अ यहाँ पर लिख देंगे अव। तो यहाँ से हमने अव लिख दिया और यहाँ से हमारा अभी ती बचा है तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे ती। इस तरह से आधा भ और अ मिलकर के भ हो गया व और ती, तो इस तरह से यहाँ पर हो गया भवती। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि भो धन अति बराबर भवती हो जाएगा, भोति नहीं होगा, भोति नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा पदांत नहीं है, ये अपद है। जब ये अपद होगा तो यहाँ पर भवति होगा, और जब यहाँ पर पदांत होता तब जाकर के यहाँ पर भोति हो जाता। इस तरह से अब पदांत क्या है? पदांत से तात्पर्य है पद के अंत में, पद के अंत में। अब पद किसे कहते हैं? तो पद किसी भी शब्द रूप या धातु रूप को पद कहते हैं। जैसे इसको संस्कृत में भी कहते हैं सुप्तिंगंतम पदम, यानी कि सुप धातु सुप प्रत्यय से निर्मित शब्द और तिंग प्रत्यय से निर्मित शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम, यानी सुप धातु से सुप प्रत्यय से निर्मित शब्द और तिंग प्रत्यय से निर्मित शब्द। यानी सुप प्रत्यय से निर्मित शब्द ये होते हैं जो रामः रामो रामाः, नदी नद्यो नद्यः, रमा रमे रमाः आदि रूप चलते हैं, वो उसमें सब में सुप प्रत्यय होते हैं। ये 21 प्रकार के होते हैं। सुओजस टाभ्याम भी, स्ङेभ्याम भ्यस, ngस्भ्याम भ्यस, इस तरह से पूरा 21 प्रत्यय होते हैं। इसके 21 प्रत्यय होते हैं। और ये तिंग धातु तिंग प्रत्यय के होते हैं तिप्त झे सिप्त स्थ मिप्वस्मस, इस तरह से ताताम झ था थाम ध्वम इडवहिंग महिंग। तो इस तरह से ये 18 प्रत्यय हो जाते हैं। तो जब ये 18 प्रत्यय हो जाते हैं, यानी पठति पठतः पठन्ति जो हम रूप चलाते हैं, तो ये सब तिंग धातु से निर्मित होते हैं। और ये रामः रामो वाला जो शब्द रूप होता है वह सुप प्रत्यय से निर्मित होते हैं, जो 21 प्रत्यय मिलकर के बनते हैं। इनके सहयोग से ये धातुएं बनती है रामः रामो रामा, लता लते लता आदि। और इस तिंग धातु में पठति पठतः पठन्ति आदि बनते हैं। तो यही कहा जा रहा है इसमें कि पद किसी भी शब्द रूप या धातु रूप को कहते हैं। जैसा कि संस्कृत में अभी हमने बताया कि सुप्तिंगंतम पदम, यानी सुप प्रत्यय से निर्मित शब्द और तिंग प्रत्यय से निर्मित शब्द को धातु पद कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में वने और रामो शब्द रूप होने के कारण पद हैं, और ने और भो किसी शब्द रूप या धातु रूप के न होने के कारण ये अपद हैं। तो ये ने और ये जो भो लिखा हुआ है ये अपद हैं, क्योंकि ये किसी भी शब्द रूप या धातु रूप के पद नहीं है। यानी ये किसी शब्द रूप के ये किसी शब्द रूप में नहीं आता है भो, या किसी धातु रूप में ये ने और भो नहीं आते हैं। और जबकि यहाँ पर ये वने शब्द है और ये जो रामो शब्द है, ऊपर के उदाहरणों में अभी आपको बताया गया था कि वने धन अस्मिन, वने धन अस्मिन में क्या किया गया था? क्योंकि ये शब्द रूप चलता है वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, तो ये शब्द रूप का है, इसलिए यहाँ पर ये पद हुआ।
और जब ये हमारा पद हुआ है तो यहाँ पर इस न के ए से और यहाँ पर उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर अस्मिन के अ से जब मेल होगा तो क्योंकि ये हमारा पदांत ए है और इसके आगे ये ह्रस्व अ आ रहा है तो अब यहाँ पर ये पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा? इस पूर्व रूप संधि का नियम यहाँ पर लगेगा और ए में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये शब्द बन जाएगा जैसा कि अभी हमने पहले बताया है आपको कि वने और ये अ की जगह पर ये अवग्रह हो जाएगा और यहाँ पर ये स्मिन लिख देंगे। तो इसका उच्चारण इस प्रकार से किया जाएगा वनेस्मिन। कैसे? वनेस्मिन, इस तरह से। और इस तरह से अभी हमने आपको रामोधन अपि को भी बताया था, जैसे कि अब यहाँ पर सीख लेते हैं फिर से इसको। रामोधन अपि, तो यहाँ पर ओ रामो के इस मो के ओ से और यहाँ पर उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर इस अपि के अ से मेल होने पर, क्योंकि ये पदांत ओ के आगे यहाँ पर ह्रस्व अ आ रहा है तो यहाँ पर हमारा पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ और ये अ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा, यानी खंडाकार चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा संधि युक्त पद बन जाएगा रामोपि। क्या बन जाएगा? रामोपि। इस तरह से ये पूरा शब्द बन जाएगा रामोपि। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये पूर्व रूप संधि अच्छे से समझ में आया होगा और इसके उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।